वेलकम अगेन इन अनदर वीडियो ऑफ फ्रिक्शन। तो और 2-3 वीडियोस के बाद ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। बहुत ही इजी चैप्टर है अगर आप इसको अच्छे से समझोगे तो मैंने जो बोला था प्रीवियस वीडियो में, जो कॉइन होता है कैरम बोर्ड में, ठीक है, तो वो जो कॉइन होता है वो ज़्यादा फास्ट मूव कर पाता है, या फिर बोल सकते हो ज़्यादा फास्ट ये मूव हो जाता है। कैसे? अगर हम पाउडर को स्प्रिंकल करते हैं, छिड़कते हैं कैरम बोर्ड में। अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि ये पाउडर क्या किया, पाउडर ने ऐसा क्या किया जिससे कॉइन का जो स्पीड है वो बढ़ गया। ओके, तो अगर हम एक अनपाउडर्ड कैरम बोर्ड में खेलते हैं, अगर आप कैरम खेलते हैं तो आपको पता चलता है कि अगर आप पाउडर को स्प्रिंकल करे बिना अगर आप खेलते हो तो आपका जो कॉइन है वो बहुत यू कैन से बहुत स्लो मूव होता है, या फिर बोल सकते हो बहुत स्मूथ नहीं होता। ओके, आपको खेल के मज़ा नहीं आता। फिर आप क्या करते हो, पाउडर छिड़कते हो कैरम बोर्ड में। इससे क्या होता है कि कैरम का जो कॉइन है वो एकदम फास्ट मूव करता है, स्मूथली मूव करता है, आपको खेलने में मज़ा भी आता है। ओके, तो अभी क्वेश्चन इज कि ये पाउडर क्या करता है जिससे कि कॉइन का स्पीड बढ़ जाता है। तो इससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि जो पाउडर है वो एक ड्राई लूब्रिकेंट है। तो पिछले वीडियो में हमने बात किया था लूब्रिकेशन के बारे में। लूब्रिकेशन मतलब फ्रिक्शन को कम करने का जो प्रोसेस है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का जो प्रोसेस है, उसी को हम बोलते हैं लूब्रिकेशन। जैसे कि मान लीजिए कैरम बोर्ड ही मान लीजिए, तो आप अगर कैरम खेलते हो तो आप क्या करोगे, पाउडर छिड़कते हो जिससे कॉइन फास्ट मूव करता है एज कॉम्पेयर टू दी अनपाउडर्ड कैरम बोर्ड। तो पाउडर एक ड्राई लूब्रिकेंट है। ड्राई मतलब समझ रहे हो, ड्राई मतलब ये सूखा हुआ है। ओके, ड्राई लूब्रिकेंट। अब लूब्रिकेंट मतलब जो सब्सटेंस रिड्यूस करता है किसको, फ्रिक्शन को, उसे हम बोलेंगे लूब्रिकेंट। ओके, लूब्रिकेंट एक सब्सटेंस है और लूब्रिकेशन एक प्रोसेस है जहाँ पर एक सब्सटेंस को यूज़ किया जाता है जिससे क्या होता है, फ्रिक्शन रिड्यूस होता है। ओके, तो यहाँ पर पाउडर क्या है, लूब्रिकेंट है। कैसा लूब्रिकेंट है, ड्राई लूब्रिकेंट है, सूखा हुआ लूब्रिकेंट है। अभी इसमें ड्राई वर्ड का इजहार क्यों किया गया है? देखो, ड्राई ड्राई मतलब सूखा, सूखा जो है, पाउडर एक सूखा लूब्रिकेंट है। ऐसा क्यों बताया गया है? बिकॉज लूब्रिकेंट जो है वो एक्चुअली लिक्विड भी है। लूब्रिकेंट जो है ऐसा नहीं कि सिर्फ ड्राई होते हैं, लूब्रिकेंट वेट भी होते हैं, गीले भी होते हैं, जैसे कि ऑयल, ग्रीज। तो अगर आपको आप लोग साइकिल चलाते हो तो आपने देखा होगा जब आप सर्विसिंग करते हो अपने साइकिल का, तो जो सर्विसिंग करता है, जो लोग वहाँ पर काम करते हैं वहाँ पर, तो उन्होंने उनका एक्चुअली आपने शायद देखा होगा कि वो लोग जो हैं जब भी आपके साइकिल के चेन के सर्विसिंग करता है या फिर करते हैं, तो वो लोग एक तरीके का सब्सटेंस यूज़ करते हैं जिसे हम बोलते हैं ग्रीज। ओके, GRESE, ग्रीज। ये देखने में यू कैन से ऑइंटमेंट जैसा है। ऑइंटमेंट मीन्स जो मलम, मलम। ओके, मलम की तरह होता है इसका, जैसे कि बोरोलिन हो गया, बोरोप्लस हो गया, उनके जैसा होता है। ओके, द सब्सटेंस इज लाइक दैट। लेकिन ये काम क्या करता है, ये काम करता है कि वो रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को। कैसा फ्रिक्शन? चेन्स में जो फ्रिक्शन होता है उसको रिड्यूस कर देता है। अब देखो, चेन जो दिखने में ऐसा है, ओके, ऐसे करके जॉइन है चेन, तो ऐसे करते करते ऐसे करके जॉइन है, तो यहाँ पर ऐसे घूमने वाला है। ओके, फिर ऐसे करके स्पाइक्स होते हैं, यू नो कि चेन आपने देखा होगा, ऐसे स्पाइक्स होते हैं। फिर ये घूमता है, फिर साइकिल का पहिया घूमता है। तो अभी देखो, ये भी एक मेटल है, ये भी एक मेटल है। तो हमें पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट दुनिया में, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जो स्मूथ नहीं, मतलब ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जो इनबिल्ट, मतलब जब से बनाया गया है तब से स्मूथ है। ठीक है,
मेटल जो है वो भी रफ सब्सटेंस है। अगर आप माइक्रोस्कोप का यूज़ करके आप देखते हो मेटल को, तो आपको बहुत सारे ऐसे करके हिल्स एंड ग्रुप्स देखने को मिलेंगे। तो ये हिल्स एंड ग्रुप्स क्या करता है, फ्रिक्शन को बढ़ा देता है। ओके, तो फ्रिक्शन को बढ़ा देने से, अच्छा अभी चेन जो है उसमें तो क्या बोलते हैं इसको, ग्रीज यूज होता है। फिर यहाँ पर एक बॉल बियरिंग भी होता है। सो व्हाट इज बॉल बियरिंग? बॉल बियरिंग मतलब एक ऐसा सब्सटेंस होता है लाइक दिस और ऐसा, और इसके अंदर होते हैं बहुत सारे मेटलिक बॉल, छोटे छोटे होते हैं, बड़े भी होते हैं। ओके, ऐसे होता है। तो इसमें क्या होता है कि ये बॉल्स घूमते हैं, मेटलिक बॉल, ये सब्सटेंस स्टिफ रहता है और ये सब्सटेंस घूमता है। ये वाला पार्ट, सॉरी सब्सटेंस नहीं, ये वाला पार्ट घूमता है ऐसे या फिर ऐसे, लेकिन ये वाला स्टिफ रहता है, ये वाला एकदम स्टेशनरी रहता है, मतलब रेस्ट में रहता है, ये मूव नहीं करता। ठीक है, मूव कौन करता है? मूव करता है ये वाला आउटर वाला जो ये सरफेस है। ओके, ये मूव करता है। तो ये कैसे होता है? क्योंकि ये जो बॉल्स होते हैं वो मूव करते रहते हैं, घूमते हैं, रोटेट करते हैं, रोल करते हैं, स्लाइड करते हैं। एक्चुअली रोल करते हैं, स्लाइड नहीं होता, रोल करते हैं। ऐसे करने से ये जो आउटर सरफेस है ये इनके कांटेक्ट में रहता है। ओके, कांटेक्ट में रहता है। तो रहने से क्या होता है कि ये सरफेस भी घूमता है, लेकिन ये वाला सरफेस नहीं घूमता, बिकॉज इसके और इसके बीच में जो फ्रिक्शन है वो कम होता है। मैंने क्या बोला था आपको कि रोलिंग फ्रिक्शन में फ्रिक्शन हमेशा सबसे ज़्यादा कम होता है एज़ कम्पेयर टू द अदर लिमिटिंग फ्रिक्शन और ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन में फ्रिक्शन बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर दोज टू टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ पर ये वाला जो है फ्रिक्शन कम होता है, यहाँ पर फ्रिक्शन होता है लेकिन कम होता है। ओके, तो ये वाला जो पार्ट है ये स्टेशनरी रहता है और घूमते हैं ये वाला पार्ट। ओके, तो अभी घूमने के बाद क्या हो रहा है, ये मेटल पार्ट है, ये भी मेटल पार्ट है। ओके, रोलिंग हो रहा है, रोलिंग फ्रिक्शन हो रहा है। अभी रोलिंग फ्रिक्शन में भी फ्रिक्शन हो रहा है। ओके, फ्रिक्शन तो ऑब्वियस लग रहा है। तो फ्रिक्शन को और कम करने के लिए, एज यू नो कि रोलिंग फ्रिक्शन में ऑलरेडी फ्रिक्शन बहुत कम होता है, इसको और रिड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है ग्रीस। ठीक है, ग्रीस क्या कर देता है, सपोज मान लीजिए ऐसे ऐसे हील्स एंड ग्रुप्स हैं, तो अब जब हम ग्रीस अप्लाई करते हैं तो ये इसको एकदम फ्लैट कर देता है, फिलअप कर देता है जो हील्स एंड ग्रुप्स है ऐसे करके। ठीक है, इससे करके फिलअप कर देता है। इससे क्या होता है कि सरफेस स्मूथ, ऑलमोस्ट स्मूथ बन जाता है। ओके, और इससे क्या होता है, फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है, मतलब कम हो जाता है। और ये क्या होता है, ईजिली घूम पाता है, मतलब एकदम बिना किसी रुकावट के, बिना किसी इंटरफेरेंस के घूमता है, रोल करता है, या फिर बोल सकते हो जैसे आपने देखा होगा फिजेट स्पिनर। ठीक है, ट्रेंड था एक समय पर फिजेट स्पिनर का भी ट्रेंड था, अभी नहीं है आई गेस। तो फिजेट स्पिनर में आपको देखा ही होगा कि बॉल बेयरिंग ऐसे ऐसे करके कुछ ऐसे डिज़ाइन होते हैं। ओके, वेरियस डिज़ाइंस के होते हैं। तो आप कहाँ पकड़ते हो, आप इसको इस जगह पर पकड़ के और बाकी वाला पार्ट घूमता रहता है। उसमें क्या यूज़ होता है, बॉल बेयरिंग यूज़ होता है। तो अगर आपने उस वाले पार्ट को खोल के देखा होगा, ये वाला पार्ट को मैंने खोल के देखा, तो थोड़ा सा ऑयली ऑयली पार्ट आपको, मतलब आपके हाथ में ये महसूस होगा जब आप इस वाले बॉल जो है स्मॉल मेटेलिक बॉल को टच करोगे, थोड़ा ऑयली ऑयली सा आपको आपके हाथों में लगेगा, वही होता है ग्रीज। ओके, ऑयल भी है। अभी ऑयल का यूज़ कहाँ पर है, ऑयल का यूज़ है मशीनरी पार्ट्स में। मान लीजिए गियर्स में ऐसे करके कुछ गियर्स होते हैं। ओके, ऐसे करके सर्कल में होते हैं, तो ये घूमता है। ओके, तो घूमते घूमते क्या होता है, फ्रिक्शन लगता है इनमें। ओके, तो फ्रिक्शन लगता है मतलब क्या होगा, फ्रिक्शन की वजह से मशीनरी पार्ट्स क्या होंगे, ख़राब होंगे। क्यों भाई? बिकॉज देखो फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन जहाँ कहीं भी होता है वहाँ पर हीट प्रोड्यूस होता है। ओके, आप अगर अपने हाथों को, दोनों हाथों के रब, एक्चुअली फ्रिक्शन में बताना भूल गया कि फ्रिक्शन जहाँ भी होता है वहाँ पर हीट एनर्जी हमेशा प्रोड्यूस होता है। मतलब अगर आप अपने दोनों हाथों को रगड़ोगे, रब करोगे, तो आपका हाथ गर्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज दोनों सरफेसेस में क्या होता है, फ्रिक्शन वर्क करता है, और फ्रिक्शन इतना ज़्यादा होता है कि आपको, मतलब हीट रिलीज होता है। ओके, हीट रिलीज होता है। तो अभी देखो मेटेलिक पार्ट में अगर हीट रिलीज होता है तो क्या करेगा, वो वाला पार्ट क्या होगा, डैमेज होगा, ऑब्वियसली डैमेज होगा अगर हीट रिलीज होता है तो। ठीक है, और
आपने देखा होगा जब भी कोई एक्सीडेंट होता है, मे बी इट कैन बी ए कार एक्सीडेंट, इट कैन बी ए ट्रक एक्सीडेंट, तो जो वाला कार का जो पार्ट टकराया गया, मतलब टकराया है सपोज किसी ट्रक से, तो वो वाले पार्ट में क्या हो जाता है, स्क्रैचेस आ जाते हैं। अब ये स्क्रैचेस बने कैसे? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो इसी फ्रिक्शन और अगर आप इसको जब कार एक्सीडेंट होता है, अगर आप इस वाले पार्ट को छुओगे तो आपको हीट महसूस होगी इंस्टेंटली। ओके, अगर आप किसी छूटे हो स्क्रैच वाले पार्ट को। ओके, तो वैसे ही फ्रिक्शन जहाँ भी होता है वहाँ पर हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है, ये आपको याद रखना है। तो पाउडर जो है एक ड्राई लुब्रिकेंट है, सूखा हुआ लुब्रिकेंट है, जो क्या करता है, रिड्यूस को कम, फ्रिक्शन को कम कर देता है। कैरम बोर्ड में भी हील्स एंड ग्रुप्स होते हैं, कॉइन के बीच में भी हील्स एंड ग्रुप्स, ये कॉइन है इसमें भी हील्स एंड ग्रुप्स है, तो ये क्या कर देता है, इसको फिलअप कर देता है ऐसे करके। पाउडर इस वाले हील्स एंड ग्रुप्स को फिलअप कर देता है और सरफेस क्या हो जाता है, स्मूथ हो जाता है, ऑलमोस्ट स्मूथ, नॉट दैट स्मूथ बट ऑलमोस्ट स्मूथ हो जाता है, इसलिए ये फास्ट मूव करता है। ओके, तो यहाँ पर पढ़ के देख सकते हो कि this is a lubricant when it is applied to the wooden carom board, the depressions on the surface of the carom board and the coins of carom gets filled with the powder and they become smooth. Due to this smoothness, the friction between carom board and coins get reduced considerably. ठीक है, इसके बाद थोड़ा important पार्ट है ये। तो ये वाला पार्ट है कि अगर हम एक कॉइन को और एक फेदर को सेम हाइट से सेम टाइम पर गिराते हैं, ड्रॉप करते हैं, तो हमें देखने को मिलेगा जो कॉइन है वो जल्दी पहुंच जाता है। ओके, सो ऐसा क्यों होता है? तो अगर आप क्लास 9 में उठोगे और फिजिक्स पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको ऐसे टाइप के बहुत क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिसमें बहुत ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉप किया जाता है, फिर उसका हाइट कितने हाइट से उसे ड्रॉप किया गया है, कितना वेलोसिटी था उसका, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो अभी के लिए जान लो कि फ्रिक्शन हर जगह है, हवा में है, पानी में है, इनफैक्ट ज़मीन पर है, मतलब एवरीवेयर फ्रिक्शन इज प्रेजेंट। हवा में कौन सा वाला फ्रिक्शन है? हवा में फ्रिक्शन है एयर फ्रिक्शन, जिसे हम बोलते हैं ड्रैग, DRAG, ड्रैग। अब ये ड्रैग क्या करता है? ड्रैग भी फ्रिक्शन की तरह ही होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता है। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है हवा में, एरोप्लेन, एरोप्लेन इस डायरेक्शन में जा रहा है, दिस इज द वेलोसिटी, सॉरी, डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब मान लीजिए इस तरफ जा रहा है वो, ठीक है, इस तरफ जा रहा है, और एयर ड्रैग जो है इसके ऑपोजिट में वर्क करता है, ये है ड्रैग इस तरफ। ओके, तो मैंने क्या बोला था, फ्रिक्शन क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी को रिड्यूस कर देता है। तो एरोप्लेन का जो शेप है उसका वेलोसिटी रिड्यूस क्यों नहीं होता? होता है, मतलब उतना नहीं होता, व्हाई सो? इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद। तो अभी के लिए हम ये जानेंगे कि ड्रैग क्या है, फ्रिक्शन जैसा ही है, बस हवा में, हवा के फ्रिक्शन को हम बोलते हैं ड्रैग और ज़मीन के फ्रिक्शन को बोलते हैं हम फ्रिक्शन ही बोलते हैं। ओके, सो ड्रैग, तो ड्रैग ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है और वेलोसिटी को या फिर स्पीड को डिक्रीज कर देता है, रिड्यूस कर देता है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट। ओके, तो अभी क्या किया कि मान लीजिए यहाँ से हमने एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, यहाँ से, तो ये है ग्राउंड लेवल और हमने ड्रॉप किया शायद शायद इस लेवल से, ये है कॉइन और ये है वो फेदर। ओके, वेट, फेदर को थोड़ा और बड़ा करके बनाना पड़ेगा बिकॉज फेदर इज मच बिगर। ओके, दिस इज द फेदर। हमने दोनों को सेम हाइट से सेम टाइम पर गिराया है, ऐसा नहीं कि हमने पहले इसको गिरा दिया, कॉइन को गिरा दिया इसलिए वो पहले पहुंच गया, ऐसा नहीं, दोनों को हमने सेम टाइम पर सेम हाइट से गिराया है। ओके, गिराने के बाद क्या देखने को मिला कि कॉइन जो है वो जल्दी पहुंच जाता है, लेकिन फेदर जो है धीरे धीरे, बहुत स्लोली एज कम्पेयर टू द कॉइन, बहुत स्लोली ये गिरता है या फिर ग्राउंड में पहुंचता है। नाउ व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दैट? तो इसके दो रीज़न है। पहला, एयर ड्रैग। ओके, एयर ड्रैग पहला रीज़न है। दूसरा रीज़न क्या है बताता हूँ। पहला रीज़न एयर ड्रैग है, कैसे? देखो, कॉइन का सरफेस एरिया क्या है? छोटा। सरफेस एरिया मतलब उसका जो सरफेस है
ये है कॉइन, ठीक है, सिल्वर का कॉइन हो सकता है, ऐसा कॉइन। फेदर का कितना है, फेदर कितना बड़ा होता है, सरफेस एरिया, ओके, इतना बड़ा होता है फेदर का। तो किसका सरफेस एरिया ज़्यादा लग रहा है आपको, तो आप बोलोगे भाई इसका ही ज़्यादा लग रहा है, इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, इसका एरिया ज़्यादा है, ओके। तो इसका एरिया कम है, इसका एरिया ज़्यादा है। तो अब मुझे बताओ कि कौन से में ज़्यादा फोर्स लगेगा, मतलब ज़्यादा एयर ड्रैग लगेगा। तो आप बोलोगे ऑब्वियसली इसमें, क्योंकि इसका ज़्यादा एरिया है, ठीक है। सो सरफेस एरिया क्योंकि ज़्यादा है तो उसमें क्या होगा, ज़्यादा फोर्स लगेगा। बात सही ना। अगर आप एक पेपर के शीट को ऐसे फेंकोगे और एक पेपर के सेम पेपर के पेपर को एक बॉल बनाकर फेंकोगे, मतलब गिराओगे किसी सेम हाइट से, तो आपको देखने को मिलेगा कि ये जो शीट ऑफ पेपर है वो जल्दी नहीं गिरता। ऐसा क्यों, क्योंकि उसका एरिया ज़्यादा है, ओके। एरिया ज़्यादा होने से अगर आपको पता होगा कि सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होता है उतना ही ज़्यादा फोर्स उस जगह पर लगता है, एस्पेशली फ्रिक्शन। मान लीजिए आपका जो है अच्छा एक बॉक्स, ओके, दिस इज़ द बॉक्स। मान लीजिए आपके पास ये जो बॉक्स है सरफेस एरिया इतना है, तो आप इसको धक्का देने के लिए आपको एनफ स्पेस है, देखो इतना जगह है आपको धक्का देने के लिए, तो आप इसको ईजी धक्का दे पाओगे, ऑब्वियसली 2 हाथ से या फिर अपने दोस्तों की हेल्प से आप धक्का दे सकते हो। लेकिन अगर आपका सरफेस एरिया कम हो जाए, अगर आपको बोले कि इतने छोटे से बक्से को आपको हाथ से धकेलना है, ठीक है, धकेलना है, तो क्या आप कुछ धकेल पाओगे, तो आप बोलोगे कि प्रॉब्लम होगा आपको, क्योंकि सरफेस एरिया कम है तो आपको फोर्स देने में दिक्कत होगा, ओके। तो अब जब तक आप लिमिटिंग फ्रिक्शन के फोर्स को क्रॉस नहीं करोगे तब तक ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, जो मैंने बताया था पिछले वीडियो में। तो वैसे ही जब तक सरफेस एरिया ज़्यादा है उतना ज़्यादा फोर्स उस ऑब्जेक्ट में लगेगा, और अगर सरफेस एरिया कम है तो उतना कम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उस ऑब्जेक्ट पर लगेगा। कॉइन का साइज़ देखो बहुत छोटा सा है, इससे भी छोटा होगा कॉइन, लेकिन फेदर का साइज़ बहुत बड़ा है। तो बड़ा एरिया, बड़ा या फिर ज़्यादा फोर्स लगेगा इसमें। तो ज़्यादा फोर्स मतलब क्या, कि इसको ज़्यादा रोकेगा। कौन रोकेगा भाई, फ्रिक्शन, एयर ड्रैग। तो ज़्यादा रोकेगा मतलब क्या होगा, ज़्यादा वेलोसिटी डिक्रीज होगा, ओके। तो ज़्यादा वेलोसिटी डिक्रीज होगा तो इसका मतलब क्या होगा, उसका स्पीड क्या होगा, कम हो जाएगा, वो धीरे धीरे नीचे गिरेगा। लेकिन कॉइन को भी रोका जा रहा है, ऐसा नहीं कि सरफेस एरिया कम है तो मतलब एकदम फोर्स नहीं लगेगा, लगेगा। लेकिन सरफेस एरिया कम है इसका मतलब क्या होगा, फोर्स लगेगा, कम लगेगा, कम वेलोसिटी डिक्रीज होगा या फिर स्पीड डिक्रीज होगा। तो धीरे धीरे मतलब बहुत कम अमाउंट में स्पीड कमेगा, मतलब डिक्रीज होगा या फिर रिड्यूस होगा। तो इससे क्या होगा, ये फिर भी जल्दी पहुंच जाएगा। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा इसके वेलोसिटी कम हो गया, कम हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसको मतलब इसको टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो ये है पहला रीज़न। दूसरा रीज़न है कि इसका जो है मास ज़्यादा है। मास मतलब क्या, मास मतलब इसका जो मास मतलब एक्चुअली वेट नहीं है। मास इज ओनली इक्वल टू वेट, नो, मास इज नॉट इक्वल टू वेट एक्चुअली, मास इज नॉट इक्वल टू वेट, बट हियर मान लीजिए इसका मास है कुछ, अच्छा, इसका मास मान लीजिए है कुछ हैवी, लगभग हैवी है ये, लेकिन ये इसका मास बहुत कम है। क्यों भाई, बिकॉज फेदर बहुत हल्के होते हैं और कॉइन आपको पता है बहुत भारी होते हैं, इतना भारी नहीं, मतलब फेदर के कंपैरिजन में ये भारी है, तो इसका मास ज़्यादा है। मास ज़्यादा हुआ तो वेट भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो मास ज़्यादा है तो मतलब क्या है, जल्दी गिरेगा, ज़्यादा भारी है तो ज़्यादा जल्दी गिरेगा। और इसका मास हल्का है तो ये बहुत स्लोली या फिर बहुत टाइम लेकर गिरेगा, ठीक है। तो ये था रीज़न कि क्यों कॉइन और फेदर जो है दोनों अगर हम सेम तरीके से, सेम जगह से, सेम हाइट से, सेम टाइम पर गिराते हैं फिर भी कॉइन जीत जाता है, ओके। So since the feather is light and has a large surface area, the effect of force of friction
of air is more obvious on the falling feather, which can be observed easily. So the feather takes a little more time to reach the ground, although air also exerts friction on the falling coin, but since the coin is compact and heavy, the effect of friction of air on it cannot be observed by us. Okay? Now last, not last, but the most important question of this chapter: friction is a necessary evil. नेसेसरी एविल मतलब ये ज़रूरत भी है और दुश्मन भी, मतलब दोस्त भी है और दुश्मन भी, ऐसे बोल सकते हो। वाई सो? क्योंकि देखो, फ्रिक्शन जो है हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मतलब महत्व ये रोल प्ले करता है। कैसे? क्योंकि कुछ कुछ केसेस में हमें फ्रिक्शन को बहुत यूज़फुल मानते हैं और हम चाहते हैं कि इसको और बढ़ाया जाए, लेकिन कुछ कुछ केसेस में, कुछ कुछ स्पेसिफिक केसेस में हमें फ्रिक्शन से बहुत डर लगता है, बहुत हार्मफुल लगता है हमें, और हम चाहते हैं इसको रिड्यूस किया जाए। तो फ्रिक्शन कहाँ कहाँ यूज़फुल है ये जान लेते हैं। तो फ्रिक्शन यूज़फुल है कैसे? तो हमें फ्रिक्शन चलने का एबिलिटी देता है। क्यों भाई? बिकॉज देखो, अगर आपको शीशे के ऊपर चलने को बोले, ओके, मान लीजिए कि आप शीशे के ऊपर चलने के लिए आपको बोला गया है, आपका जूता भी शीशे का है और आप चल भी शीशे में रहे हो, तो क्या आप चल पाओगे? तो बहुत लोग बोलेंगे भाई मुश्किल होगा, तो बहुत लोग बोलेंगे हाँ भाई। तो मेरा आंसर है कि आप गिर जाओगे, आप चल ही नहीं पाओगे, आप खड़े ही नहीं हो पाओगे फॉर रियल। क्यों? क्योंकि आपका जूते का सरफेस और जो ग्राउंड का सरफेस है, मतलब मिरर का सरफेस है, इतना ज़्यादा स्मूथ हो जाओगे, मतलब स्मूथ हो जाएगा कि आप बैलेंस ही नहीं कर पाओगे। बैलेंस की तो दूर की बात है, आपको ग्रिप ही नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको ग्रिप ही नहीं मिलेगा। तो अब अगर आपको ग्रिप ही नहीं मिलेगा तो अब खड़े कैसे होगे? हम खड़े जो होते हैं वो कैसे होते हैं? ग्रिप की वजह से, ग्राउंड के तरीके से, ग्राउंड से ग्रिप मिलता है हमें। ओके, सो इट इज़ necessary and very very useful, and it makes us able to walk because it prevents us from slipping. इसके बाद फ्रिक्शन के बिना नेल्स और स्क्रूज को हम यूज़ नहीं कर सकते ताकि हम चीज़ों को होल्ड करके रखें वॉल्स पर या फिर किसी भी जगह पर, एंड नॉट्स कुड नॉट बी टाइड। जो नेल है, आयरन नेल्स, कील और जो स्क्रूज होते हैं वो वॉल में अटक जाते हैं। कैसे? फ्रिक्शन की वजह से। वॉल का जो सरफेस है और जो आयरन का सरफेस है, आपने डिफरेंस देखा होगा। आयरन का जो सरफेस होता है वो उतना ज़्यादा स्मूथ नहीं होता, और स्क्रू तो आपको स्क्रू तो देख ही सकते हो, ऐसे करके होता है उसका सरफेस, जिससे और भी अच्छा ग्रिप मिलता है स्क्रू को, और वो नहीं गिरता वॉल से। ओके, मतलब छूटता नहीं एक्चुअली। तो नेल्स और स्क्रू को हम लगा ही नहीं सकते, यूज़ ही नहीं कर सकते अगर फ्रिक्शन ना हो, क्योंकि अगर फ्रिक्शन ना हो तो सरफेस स्मूथ हो जाएगा। तो स्मूथ हो जाएगा तो ग्रिप कैसे मिलेगा? ग्रिप नहीं मिलेगा। सो नेल्स और स्क्रूज हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। नॉट मतलब धागा बांधना जैसे बोल सकते हो, नॉट्स रस्सी बांधना। तो रस्सी अगर स्मूथ हो जाए तो कैसे बांधोगे? ओके, देखो, अगर एक एक्टिविटी बताता हूँ, अभी एग्जांपल बताता हूँ कि मान लीजिए एक ग्रुप है, 4 बंदों का ग्रुप। तो द ट्विस्ट इज कि चारों बंदों के हाथ और पैरों में ऑयल लगा दिया गया है, एंड नाउ दे हैव टू प्ले कबड्डी। तो आपको पता है कबड्डी में क्या होता है, रूल्स तो आपको पता है। सो अगर प्लेयर्स के लेग्स और हैंड्स में ऑयल लगा दिया जाता है तो क्या होगा? फ्रिक्शन कम हो जाएगा, ग्रिप नहीं मिलेगा। तो जब भी आप उसको पकड़ने जाओगे तो क्या होगा? वो आपके हाथों से छूट जाएगा। वैसे ही जब भी आप किसी भी धागे को या फिर रस्सी को बांधने जाओगे तब क्या होगा? बंधेगा ही नहीं अगर फ्रिक्शन ना हो, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से दोनों रस्सियों में क्या होता है? ग्रिप मिलता है। ग्रिप मिलने से दोनों रस्सी एक दूसरे के साथ चिपक के रहते हैं।
ठीक है। लेकिन अगर दोनों में कोई ग्रिप ही ना हो तो वो क्या होंगे, वैसे ही जैसे छूट जाएगा हाथ से। ओके। इसके बाद फ्रिक्शन एनेबल्स अस टू राइट ऑन पेपर। हम जो लिखते हैं पेपर में पेन से, पेंसिल से, वो फ्रिक्शन के बदौलत है, फ्रिक्शन की देन है एक्चुअली, बदौलत नहीं। बिकॉज जो हम बॉल पेन यूज़ करते हैं, जेल पेन यूज़ करते हैं, उसमें क्या होता है, पेन के फ्रंट में एक बॉल होता है छोटा सा, तो वो घूमता है, रोल करता है। तो अगर सरफेस स्मूथ हुआ तो बॉल रोल कैसे करेगा? ओके। तो अगर बॉल रोल नहीं करेगा तो इंक नहीं निकलेगा, और अगर इंक नहीं निकला तो हम लिखेंगे कैसे? ओके। जैसे कि मैं अभी स्मार्ट पेन यूज़ कर रहा हूँ लिखने के लिए, तो वो कैसे संभव हो रहा है? फ्रिक्शन के वजह से। मेरे स्मार्ट पेन के टिप में और जो टैब का जो सरफेस है वो क्या है, रफ है, इसलिए दोनों के बीच में क्या हो रहा है, इरेगुलरिटीज फॉर्म हो रहे हैं, और इससे जो है हम लिख पा रहे हैं। अगर ये स्मूथ होता सरफेस तो हम टैब में लिख नहीं पाते। ओके। इसके बाद फ्रिक्शन एनेबल्स अस टू लाइट ए मैच स्टिक। मैच स्टिक जो जलाना है, मैच स्टिक जलाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, मैच बॉक्स के इस वाले साइड में रेड फॉस्फोरस होता है, ठीक है, रेड फॉस्फोरस। फिर मैच स्टिक के सामने मतलब लगा हुआ होता है रेड फॉस्फोरस, देन आई फॉरगॉट, कुछ सल्फाइड था। ओके, बहुत पहले पढ़ा था, तो सल्फाइड कुछ था, आई फॉरगॉट अबाउट दैट। एंड इस मैच स्टिक के जो हेड होता है उसको आप रब करते हो इस वाले रेड फॉस्फोरस के पार्ट में। रब करने के बाद क्या होता है, मैच स्टिक जलता है। तो रब कैसे, रब में अच्छा, मैंने जो बोला था आपको कि फ्रिक्शन क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है जहाँ पे फ्रिक्शन होता है। तो इन दोनों सरफेस में क्या होगा, फ्रिक्शन हुआ, फ्रिक्शन लागू हुआ, अप्लाई हुआ, तो फ्रिक्शन इन दोनों सरफेसेस में हुआ, फ्रिक्शन है। तो फ्रिक्शन क्या करेगा, हीट एनर्जी क्या करेगा, रिलीज़ करेगा जहाँ पर भी फ्रिक्शन होता है। तो हीट एनर्जी रिलीज़ करने के बाद क्या होगा, ये मैचस्टिक जलेगा, बिकॉज इसमें जलने के लिए कॉम्बस्टिबल सब्सटेंसेस यूज़ किया गया है इस वाले मैचस्टिक के हेड में, जाके ये जले। तो अगर हीट थोड़ा सा भी मिलता है तो इसके जो क्या बोलते हैं उसको, जलने का जो पॉइंट टेम्परेचर होता है वो मिल जाता है, इसको टेम्परेचर, सफिशिएंट टेम्परेचर मिल जाता है जलने के लिए, और ये जल जाता है। तो अगर सरफेस स्मूथ होगा तो दोनों में क्या होगा, फ्रिक्शन नहीं होगा। अगर फ्रिक्शन नहीं हुआ तो हीट भी प्रोड्यूस नहीं होगा, और हीट प्रोड्यूस नहीं हुआ तो मैच स्टिक नहीं जलेगा। देन स्पाइक्स आर प्रोवाइडेड इन शूज ऑफ प्लेयर्स एंड एथलीट्स टू इंक्रीज फ्रिक्शन एंड प्रिवेंट्स स्लिपिंग। तो स्पाइक शू के बारे में मैंने बोला था कि प्लेयर्स और एथलीट्स यूज़ करते हैं जिससे कि फ्रिक्शन इंक्रीज हो और ये हमें गिरने से, स्लिप होने से बचाता है। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज कि ये तो थे यूजफुल fields of friction. Now what are the harmful fields of friction? किस किस फील्ड में हार्मफुल होता है फ्रिक्शन? तो फ्रिक्शन हार्मफुल है इन 8 फील्ड्स में। कैसे कैसे? फ्रिक्शन रिड्यूस करता है एफिशिएंसी ऑफ मशीन्स। देखो, मशीन्स जो हैं वो घूमते हैं, मतलब वर्क करते हैं। तो मशीन जब भी वर्क करता है तो मेटेलिक पार्ट्स में क्या होता है, फ्रिक्शन जनरेट होता है। तो फ्रिक्शन जनरेट होने से क्या होगा, मेटेलिक पार्ट में, उस मेटेलिक पार्ट में हीट प्रोड्यूस होगा, और हीट प्रोड्यूस होकर क्या होगा, मेटेलिक पार्ट धीरे धीरे डैमेज हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर लिखा है कि फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट विच कुड डैमेज द मशीन्स। ओके, फ्रिक्शन वेयर्स आउट द रबिंग मशीन पार्ट्स ग्रेजुअली। तो जो जो मशीन पार्ट्स मतलब कंटिन्यूसली रब हो रहे हैं, मतलब दूसरे मेटेलिक पार्ट के साथ रब हो रहे हैं कंटिन्यूसली, जैसे कि बाइक में कार्स में, व्हीकल्स में, या फिर कहीं और इंडस्ट्रीज़ में, तो वो वाले जो मेटेलिक पार्ट्स होते हैं, मशीन के पार्ट्स होते हैं, वो धीरे धीरे करके वेयर्स आउट मतलब ब्लंट हो जाते हैं, यू कैन से वन टाइप ऑफ ब्लंट हो जाना। सब उस ऐसे शार्प एंड्स होते हैं पहले, न्यू न्यू जब होता है, फिर धीरे धीरे ये ऐसे ब्लंट हो जाता है,
ओके, नाउ फ्रिक्शन वेयर्स अवे द सोल्स ऑफ आवर शू। हमारे जूते के नीचे जो सोल होता है वो धीरे धीरे कि मैंने जो बोला अभी ब्लंट हो जाता है। तो जब आप न्यू शू खरीदोगे तो आप देखने को मिलेगा कि जितने भी एंड्स होते हैं वो शार्प होते हैं, जैसे ये वाला। फिर धीरे धीरे आफ्टर सो मेनी मंथ्स ऑफ यूज़ ये धीरे धीरे ऐसे स्मूथ हो जाते हैं। ओके, तो ये फ्रिक्शन की वजह से होता है, बिकॉज क्या होता है, हीट जनरेट हो जाएगा। हीट जनरेट होने से क्या होगा, ये धीरे धीरे मेल्ट होगा। इसके बाद द टायर्स ऑफ व्हीकल्स वियर आउट ग्रेजुअली ड्यू टू फ्रिक्शन। गाड़ी के जो टायर्स होते हैं ना, तो जब आप एक नए कार को खरीदोगे तो आपको देखने को मिलेगा जो टायर्स होते हैं उनके भी शार्प एंड्स होते हैं, बट धीरे धीरे गाड़ी चलाते चलाते वो ब्लंट हो जाते हैं ड्यू टू फ्रिक्शन। इसके बाद फ्रिक्शन वियर्स आउट द ब्रेक पैड्स ऑफ व्हीकल ग्रेजुअली। अगर आपने देखा होगा गाड़ी चलाते हुए जो ब्रेक या फिर एक्सेलरेटर होते हैं, एक्सेलरेटर जिस पैड में होता है लाइक दिस, कि ऐसा एक ऐसा करके, ये है ब्रेक वाला, ये है एक्सेलरेटर वाला, ये है क्लच वाला। ओके, तो क्योंकि हम इसको रब कर रहे हैं, फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है। कैसे, हम अपने जूते से बार बार इसको प्रेस कर रहे हैं, तो प्रेस कर रहे हैं मतलब क्या, रब हो रहा है, मतलब फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन है मतलब क्या, हीट जनरेट होगा। और ये धीरे धीरे जो मैंने बोला ब्लंट हो जाता है, मतलब उतना शार्प नहीं रहता। ओके, धीरे धीरे इसका भी स्मूथ हो जाता है सरफेस। और अगर स्मूथ हो जाता है सरफेस तो क्या होगा, फ्रिक्शन कम होगा। और क्या होगा, ग्रिप नहीं मिलेगा। ग्रिप नहीं मिलेगा तो क्या होगा, जब मान लीजिए ये ब्रेक पैड है और एकदम स्मूथ हो चुका है, तो जब आप इसको प्रेस करोगे तो आपका जो शू है वो स्लिप होकर चला जाएगा। तो इससे क्या होगा, एक्सीडेंट कैन हैपन और कुड हैपन। फ्रिक्शन वेयर्स आउट स्टेप्स ऑफ स्टेयरकेसेस इन बिल्डिंग्स एंड फुट ओवर ब्रिजेस। तो अगर आपने नोटिस किया होगा कि जब आपके घर में न्यू न्यू स्टेयरकेस बनता है तो उसके एंड्स जो होते हैं वो शार्प होते हैं बहुत। ओके, आपने देखा होगा बहुत शार्प होते हैं जब एक न्यूली बनाया जाता है। लेकिन आफ्टर मैनी ईयर्स ऑफ यूज़ धीरे धीरे वो शार्प एंड्स हो जाते हैं कुछ ऐसे। ओके, इतना हो जाता है अगर आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो। तो ये होता कैसे, बिकॉज हम कंटिन्यूसली वॉक करते हैं इसके ऊपर, ऐसे करके वॉक करते रहते हैं दिन में बहुत बार स्टेयर के चढ़ते हैं उतरते हैं। इससे क्या होता है, फ्रिक्शन जनरेट होता है हमारे फुट और स्टेयर केस के सरफेस में, और हीट होता है। और हीट जनरेट होने के बाद ही क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है, वेयर आउट हो जाता है। और फुट ओवर ब्रिजेस मतलब जो ब्रिजेस होते हैं, फुट ओवर ब्रिजेस मतलब जो आप फुटपाथ होता है, फुटपाथ में हमने देखा होगा कि ये ब्रिज होता है लाइक दिस इज़ द ब्रिज। ये है वो वाला ब्रिज का जो बाउंड्री, रेलिंग बोल सकते हो। और ये होता है फुटपाथ और ये होता है रोड। तो फुटपाथ में भी जो शार्प एंड्स होते हैं, पहले पहले जब नया नया बनाया जाता है, फिर धीरे धीरे ब्लंट हो जाता है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ पर हमें फ्रिक्शन रिड्यूस करने का हम सोचते हैं। फ्रिक्शन रिड्यूसेस द मोशन ऑफ मूविंग पार्ट्स ऑफ ए मशीन। किसी भी मशीन के जो मूविंग पार्ट्स होते हैं जो कंटिन्यूसली घूमते हैं, उनमें भी उनमें जो फ्रिक्शन जनरेट होता है, बिकॉज कोई भी सब्सटेंस स्मूथ नहीं होता, हर एक सब्सटेंस में रफनेस होता है। तो इससे क्या होगा, फ्रिक्शन जनरेट होता है, हीट जनरेट होता है, और हीट से क्या हो जाता है, बॉडी मूविंग पार्ट जो डैमेज होते हैं, डैमेज होने के साथ साथ उनके जो वेलोसिटी होते हैं, मोशन मतलब स्पीड होता है, वो भी डिक्रीज कर देता है। कौन डिक्रीज करता है, फ्रिक्शन। ठीक है, तो फ्रिक्शन का रोल जो है ये डबल रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में। कुछ कुछ जगह पर ये बहुत यूज़फुल है और कुछ कुछ जगह पर ये एकदम हार्मफुल है। ओके, so in the next video we will talk about the air friction, that is drag, and how to reduce drag. What are the steps, or what are you can say techniques to reduce air drag.